वेलकम टू हिरंसा क्लासेस। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत छंद के बारे में पढ़ेंगे। छंद क्या है और गद्य और पद्य छंद क्या होते हैं, उसके वर्ण और मात्राएं कैसे बनती है, कहाँ पे लघु कहाँ पे गुरु मात्रा है, लघु की एक मात्रा है और गुरु की दो मात्राएं लगती है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। छंद क्या है, तो छंद क्या पदबंध रचना को छंद कहा जाता है। छंद हमेशा गद्य में नहीं कहा जाता है, ये हमेशा पद्य में ही होते हैं, जिसमें कि लय और गाया जाता है, उसको ही हम छंद कह सकते हैं। नेक्स्ट, गद्य और पद्य में क्या अंतर है। तो जैसे छंदों में रचना को गद्य कहते हैं, जिसमें कि जैसे कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, चौपाई क्या होते हैं, दोहा क्या होते हैं, ये एक तरह से छंद है जिसको हम लय में गा सकते हैं, वो छंद कहलाते हैं। और पद्य क्या होता है, गद्य क्या होता है, गद्य होता है जिसमें कि सीधे से वर्णन होता है शब्दों का, उसमें किसी तरह की कोई लय ताल नहीं होती है, इसलिए उसको हम पद्य कहते हैं। जैसे छंदों में रचना को हम पद्य कहते हैं और छंद विहीन रचना होती है जिसमें कोई छंद नहीं होती, ना मात्रा होती गिनी जाती है, नहीं उनका कोई जोड़ा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गद्य बोलते हैं। पद्य छंदों में रचना को कहा जाता है। रचना अनेक चरणों में विभक्त होती है और प्रत्येक चरण में वर्ण और मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है। पद्य में क्या होता है, जैसे कि चौपाई बने, दोहा बने, सोरठा बने, गीतिका, हरि गीतिका, ये आदि बनाए जाते हैं, तो उनमें क्या उनके हर लाइन में एक निश्चित संख्या में निश्चित मात्रा होती है कि 16 का जोड़ा होता है, 15 का होता है, 31 का होता है, उनका जोड़ा बना दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, छंद बोलते हैं। ये और गद्य में छंद बनते ही नहीं है, उनमें ना मात्रा होती है ना कोई होती है, उसमें अनेक प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, धन्य जन्म जगती लस तासु पित ही प्रमोद छरती सुनी जासु चारि पदार्थ कर तल ताके प्रिय पितु मात प्राण समझा के। इस रचना में चौपाई छंद है, अर्थात इसके 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में क्या 14 मात्रा है। ये मात्राएं कैसे गिनी जाती है, जैसे कि ये एक है, इसको आधे अक्षर को कभी मात्राएं नहीं गिनी जाती, इस तरह से आप गिन के देख लो, 16 मात्राएं होगी। अब गद्य के बारे में पढ़ते हैं। गद्य में क्या होता है कि इसमें न तो मात्रा है, कितनी मात्राओं पे और कितनी यति लगती है, कितने गुरु आते, लास्ट में गुरु आते हैं या लघु कौन सी मात्रा आती है, इनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता, कितनी मात्रा पे यति लगनी चाहिए और पहले और दूसरे दोहे में कितनी मात्रा है, थर्ड और फर्स्ट में कितनी है, सेकेंड रो जैसे सम में और विषम में कितनी मात्रा है, कितने पे यति लगनी चाहिए, वो नहीं होता है। इनमें सब सीधे ही दिया होता है, इसीलिए इसको गद्य कहा जाता है, इसको छंद योजना नहीं कहा जाता। इसकी रचना में 2 वाक्य होते हैं, वाक्य और वर्ण और मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इनमें कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको कौन सी गद्य रचना कहते हैं। और पद्य रचना में होते हैं जो कि कितनी मात्राओं पे और कितनी वर्णों पे यति लगेगी, गति लगेगी और गति कैसी होनी चाहिए, अंत में कौन से गुरु आने चाहिए या कौन से वर्ण आने चाहिए, दीर्घ वर्ण या लघु वर्ण, कौन सी मात्रा आनी चाहिए, वो सब मैनेज होता है उसमें, इसीलिए उसको छंद कहते हैं। अब वर्ण और मात्रा क्या होती है, वर्ण और मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण कैसे होते हैं, वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व होता है, एक दीर्घ वर्ण होता है। दीर्घ वर्ण वो होता है जिसमें थोड़ा जोर दे के पढ़ना पड़ता है। ये छंद शास्त्र में ह्रस्व को लघु वर्ण कहते हैं और दीर्घ को हम क्या बोलते हैं, गुरु वर्ण कहते हैं। लघु की 1 मात्रा गिनी जाती है और दीर्घ वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती है। इसी तरह छंद शास्त्र में 2 से अधिक मात्राएं किसी भी वर्ण की नहीं हो सकती, भले उसके ऊपर चंद्र बिंदी लगो, कोई भी लगो और गुरु हो या और मात्रा हो, चंद्र बिंदी दोनों साथ में लगे तो भी 3 मात्रा वाला कोई भी वर्ण नहीं पढ़ा जा सकता, 2 से अधिक मात्राएं नहीं होती। मात्रा केवल स्वर की होती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि स्वर की मात्रा होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। छंदों में वर्ण या मात्रा गिनने में केवल स्वर को ही ध्यान में रखा जाता है
व्यंजन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और अर्ध व्यंजन को तो कभी गिना ही नहीं जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे स्वास्थ्य शब्द एक लिख लिया, इससे बहुत कई बार आया हुआ है क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में। जैसे स्वास्थ्य में कितनी मात्रा है, तो स आधा है, व के 2 आ की मात्रा है, तो क्या हुआ, ये 2 मात्राओं का है। फिर वापस स आधा है, थ आधा है और य, तो इसमें स थ इन 3 वर्णों की मात्रा को गिना ही नहीं गया है। जैसे अ ई उ री ल लघु वर्ण है और इनकी एक एक मात्रा ही होती है। अब जिसमें ये य है तो ये अ की मात्रा है, तो किसमें, इसमें स्वास्थ्य में इतना बड़ा शब्द होने के बाद भी इसमें कितनी, सिर्फ 3 मात्रा ही है। जैसे आ ई उ रे ए ओ, ये गुरु वर्ण में आते हैं। ये जो जिस व्यंजन के पीछे ये मात्राएं लगती है ना, तो वहाँ 2 मात्राएं हम पढ़ते हैं। अनुस्वार से युक्त एक और अब देख लेते हैं कि इसमें ध्यान देने की क्या बातें। अनुस्वार से युक्त जो भी होता है, जैसे हंस में ह और चंद्र में च और संयम में स, ये क्या गुरु होते हैं, क्योंकि इसमें न की मात्रा ऊपर लगी हुई होती है, और जो चंद्र बिंदु होते हैं उसके हमेशा एक मात्रा पढ़ी जाती है। अब जो कुछ जैसे विसर्ग से युक्त तो वो शब्द, तो उसको भी हम गुरु पढ़ते हैं या 2 मात्राएं पढ़ते हैं। जैसे दुख में दू, दू के आगे विसर्ग लगा हुआ तो इसको हम 2 पढ़ेंगे। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाला जो व्यंजन होता है, अर्थात पहले वाला व्यंजन जो आता है ना, उसको हमेशा गुरु पढ़ा जाता है। जैसे सत्य में श है, त के आगे वाला है पूर्व का, मंद में न के आगे वाला म है, और वज्र में व है, वज्र में ये र की मात्रा है ना, तो जैसे पहले क्या है व, तो इसको हम व को गुरु पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत कई बार है ना, कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो भी गलतियाँ कर देते हैं मात्राओं को पढ़ने में, और हम सही से पहचान नहीं पाते कि ये कौन सा दोहा है, सौरठा है, हरिकृतिका है, और हम गलत आंसर पर टिक करके आ जाते हैं। और इसलिए ये जो पेज है बहुत ही ध्यान देने योग्य है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और हलंत स्वर व्यंजन, हलंत व्यंजन से पूर्व जैसे महत में त आधा है, ह और राजन में ज, हलंत व्यंजन से पूर्व जो आता है उसमें कैसे पढ़ते हैं। ये संयुक्त व्यंजन से पूर्व का लघु वर्ण तभी गुरु माना जाएगा जब उससे पढ़ने में उस पर जोर देना पड़े, वह लघु ही रहेगा और उसकी एक ही मात्रा गिनी जाएगी। जैसे ऐसा नहीं कि संयुक्त व्यंजन से पहले अगर कोई वर्ण आया तो उसको गुरु माना जाएगा। हर समय गुरु नहीं माना जाता है। अगर उसमें पढ़ने में उसके ऊपर जोर दिया जाता है, ज़्यादा श्वास लगता है, तो फिर हम उसे गुरु पढ़ते हैं। और जैसे इजीली पढ़ा जाता है तो उसको हम लघु ही पढ़ते हैं। जैसे तुम्हारा, उस पर कोई जोर नहीं पड़ता, इजीली पढ़ दिया तुम्हारा। अतः यहाँ मात्रा क्या होगी, इसमें आधे स्वर से पहले, ऐसे तो आधे स्वर से पहले क्या है, ये व्यंजन से पहले डबल मात्रा पढ़ी जाती है, गुरु पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें तू को एक ही मात्रा पढ़ेंगे, तुम्हारा। अब जैसे म पे जैसे जोर आया, डबल व्यंजन है, इस पे जैसे जोर आया तो इसमें मात्रा छोटी होते हुए भी हम इसको 2 मात्राएं गिनेंगे, उसको गुरु पढ़ेंगे। जैसे कि इस पंक्ति में अब हम देखा गया लस्सी सा सी और की वर्ण, ये इस दोहे से लिए गए लस्सी सा और सी। वैसे तो सी ये डबल मात्रा पढ़नी चाहिए, ये भी डबल मात्रा, ये डबल मात्रा, लेकिन इसको लघु पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा, धूरी धरे अति शोहत श्याम, तू जैसी बनी से सुंदर छोटी। इस पंक्ति में जू शी ये लघु पढ़े जाएंगे क्योंकि इजीली पढ़े जा रहे हैं। धूरी भरे अति शोहत श्याम, जू तैसी। अब जू ऐसे जोर से पढ़ा जाता तो इसमें हम क्या गुरु मानते, 2 मात्रा मानते। अब जैसे जू तैसी बनी सिर सुंदर छोटी, अब ये टी में हो तो हम टी में क्या छोटी, पीछे बड़ी मात्रा आ रही है, जो जोर देना पड़ता है छोटी पे, तो इसमें हम गुरु मात्रा पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जैसे जू में बड़ी होते हुए भी ये इजीली पढ़ा जा रहा है तो इसमें हम छोटी पढ़ेंगे। ये उदाहरण कई बार आता है आपके एग्जाम में। अब आगे देखते हैं।
कि वर्ण और मात्रा को कैसे गिनती की जाती है। जैसे क एक वर्ण है और इसकी मात्रा भी एक ही मान जाए। क आधा क और ल है तो एक वर्ण और एक मात्रा है, क्योंकि ये व्यंजन की मात्रा नहीं गिनी जाती हमेशा। आधा क अर्थात ये व्यंजन हो गया। जैसे कि इसके नीचे हलंत लगा तो ये क्या व्यंजन बन गया। इसके ऊपर इसमें अ की मात्रा मिक्स नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, न वर्ण पढ़ेंगे न मात्रा पढ़ेंगे। श थ और य। अब श थ दोनों आधे आधे अर्थात ये क्या है, अलंत वाले या आधे स्वर है, तो हम इसको क्या, वह आधे व्यंजन है, इसको नहीं पढ़ेंगे। य में अ का मात्रा है, यह पूरा इसमें य में क्या आएगा, य और बनना, तभी तो यह बना है। तो इसमें भी हम क्या, जो स्वर की मात्रा होती है उसी को पढ़ते हैं। तो एक ही वर्ण और एक ही व्यंजन है। कर्म में इसमें भी एक वर्ण और एक ही मात्रा है। और इसमें भी का, क्योंकि का में क्या है, का में क्या है, क धन अ धन आ, तो इसमें क्या अ और आ दो मात्रा है ना, तो का में हम क्या दो मात्रा पढ़ेंगे। क्ला या आधा वर्ण, इसमें हम दो मात्राएं पढ़ेंगे, पर वर्ण क्या एक ही है, वर्ण एक ही है, क और ल। इसमें नेक्स्ट देखते कल। कल में क्या दो वर्ण दो मात्रा है, क न क आधा है न ल आधा है, पूरा है तो दो वर्ण दो मात्रा। और क्लम, क्लम में क्या होगा, आधा क है तो इसमें क्या दो वर्ण ही है, पूरे तो दो ही वर्ण है, तो मात्रा भी क्या है दो ही होगी। और काल, काल में कितने वर्ण तो दो है, क और ल, लेकिन क के आके मात्रा है, क एक आ गया इसमें और एक आ गया, तो क्या हो गया, मात्रा दो बन गई और एक ल के अ की मात्रा बन गई, तो क्या काल तीन मात्रा बन गई। इस काल में दो वर्ण है और मात्राएं तीन है। सत्य, सत्य में त आधा है, तो क्या वर्ण तो दो ही हो गए, लेकिन मात्रा क्या हो गई, मात्रा इसकी तीन हो गई, क्योंकि त आधा वर्ण है। आधा वर्ण से पहले वाले को हमेशा गुरु माना जाता है। ये यहाँ पे ये मेथड ये लागू हो गया। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में ये इसके आगे तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ये दो और ये तीन वर्ण कितने पूरे दो वर्ण ही है, व और य। और मात्रा कितनी है, व के आगे मात्रा और यह तीन मात्रा हो गई। कात्र, कात्रण्य, कात्रण्य इसमें दो वर्ण है, बाकी सारे आधे आधे ही है। क और ये पूरे वर्ण है, बाकी सारे आधे और डबल वर्ण है। और मात्रा तीन हो गई, क के दो, क क्या हो गया, क का में दो मात्रा हो गई और य में एक मात्रा, तो तीन मात्रा हो गई। सिंध में, सिंध में दो वर्ण है, आधे न को नहीं गिना जाता है। और मात्राएं तीन, मात्राएं तीन क्योंकि आधे वर्ण से पहले दो मात्राएं गिनी जाती है, हमेशा गिनो। और सिंध में बोलने पर भी इस पर जोर, हालांकि छोटी मात्रा होने भी इस पर जोर दिया जा रहा है, तो हम इसको गुरु मानेंगे। नेक्स्ट हंस, हंस में दो वर्ण है और मात्रा तीन है, क्योंकि चंद्र बिंदी आ गई इस पर। अनुस्वार वाले को हमेशा एक मात्रा पढ़ी जाती है, गुरु पढ़ा जाता है। हंसी, हंसी में दो वर्ण और चार मात्राएं, दो इसकी और एक इसकी। और हंसी, हंसी में भी दो वर्ण तो दो है, लेकिन मात्राएं तीन है। चंद्र बिंदु की मात्रा हमेशा नहीं मानी जाती है और अनुस्वार की मात्रा मानी जाती है। इसमें दो वर्ण है और मात्रा चार है, क्योंकि हाँ के ऊपर क्या आगे इसमें एक और आ गया ना, स्वर आ गया, हाँ और सी, तो चार मात्रा हो गया। दुख में, दुख की दो मात्राएं, वर्ण तो दो है लेकिन मात्रा दो, इसकी विसर्ग की दो मात्राएं गिनी जाती है। और एक ख की एक मात्रा है, तो कितनी होगी, तीन मात्रा हो गई। कार्य, कार्य में का की दो मात्रा हो गई और एक मात्रा यह की हो गई, लेकिन र का तो कोई वर्ण या आधा वर्ण है, तो इसको नहीं गिना जाता है। जगत, जगत में दो वर्ण है और तीन मात्राएं। अब जैसे श्रवण में, श्रवण में तीन वर्ण है, मात्रा तीन है। अमृत में र आधा है, नहीं गिना जाएगा, तीन वर्ण तीन मात्रा है। अमृत उच्चारण में मृत इसमें हो तो तीन वर्ण और चार मात्राएं गिनी जाएगी, क्योंकि इस पे जोर दिया जा रहा था। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम गुरु पढ़ सकते हैं। अगर उच्चारण अमृत सीधे से पढ़ा जाए तो तीन मात्रा होगी, और अमृत ऐसे पढ़ा जाए तो इसमें चार मात्राएं होती है। जैसे कर्ता में दो वर्ण और चार मात्राएं, क्योंकि आधे वर्ण से पहले इसको क्या पढ़ा जाता है, दो मात्रा पढ़ी जाती है। तुम्हारा,
तुम्हारा में 2, 2 4, तुम्हारा तुम्हारा में 5 मात्रा। 5 मात्रा कैसे ऐसे है तो आधे वर्ण से पहले आता देखिए, तुम्हारा नहीं पढ़ते अपन, क्या तुम्हारा इजीली पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसमें 5 मात्रा। इसमें तू पे जोर दिया जा रहा है, इसलिए इसमें कितनी 6 मात्रा होगी। जैसे कन्हैया में कितनी 1 2 3 वर्ण और मात्रा कितनी 5 है। 2 3 आधे वर्ण से पहले क पे जोर दिया, कन्हैया नहीं बोलते, वह कन्हैया बोलते, क्योंकि क पे जोर दिया जा रहा है तो 5 मात्रा है। अब कैसी लगी क्लास? वर्ण, छंद, गद्य और पद्य के बारे में बहुत ही अच्छे से इस क्लास में बताया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें गण कितने होते हैं और गण पढ़ने का जो मेथड होता है, ये गण तगण, कहाँ गति लगती है, कहाँ यति लगती है, और छंद के मात्रिक छंद कौन से, सममात्रिक कौन से और विषम छंद कौन से, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।